स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टूडेंट्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी विल सी टुडे द कॉमन मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स मेक व्हाइल राइटिंग दिस इजी क्वेश्चन। ये टॉपिक सभी के सिलेबस में होता है, 11th, ग्रेजुएशन, MBA, CA, ठीक है। सो लेट्स start the video. So the first mistake which students make that they forget to write other things being constant. Other things being constant यहाँ पर reflect करता है हमारे assumptions को। मीन्स देखिए, हमेशा तो हर चीज जो ये लॉ है हमेशा काम नहीं करेगा। कुछ इसकी ऐसी सिचुएशंस भी होंगी विच विल बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्शनल्स। मतलब एक सामान्य अवस्था में in the normal circumstances how a buyer will behave in response to the price. जब हम मार्केट जाएंगे और कैसे प्राइस चेंज होता है उसके रिस्पॉन्स में कोई बायर कितनी क्वांटिटी की डिमांड करता है। देखिए, कभी भी डिमांड वर्ड के साथ क्वांटिटी को लिखना ना भूलें, बिकॉज डिमांड इज ऑलवेज डन in a certain quantity. So ये response यहाँ पे देखा जाता है. So let's see the law of demand. Other things being constant, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. इसको हम ceteris paribus भी कहते हैं फ्रेंच में. Other things being constant मतलब normal circumstances. So when the price will go up and the quantity demanded here will go down, they have an inverse or opposite relationship. When the price will reduce, price कम होता है तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेल लगती है तो क्या होता है, सेल में लोग जो है क्वांटिटी डिमांडेड अपनी बढ़ा देते हैं। मतलब अगर उन्हें मान लीजिए वो एक प्रोडक्ट खरीदने गए थे और वो एक की जगह 2 या 3 प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं। करेक्ट। आपने देखा होगा अनियंस। सो अनियंस तो हमें दोनों तरह का प्राइस देखने को मिलता है। व्हेन द प्राइस गोज अप, प्राइस हमारा जब बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, दे मे बाय लेसर क्वांटिटी ऑफ अनियंस। अगर वो नॉर्मल कंडीशंस में दे आर बाइंग 2 kgs। सो इन दिस सिचुएशन व्हेन द प्राइस इज हाई, ज्यादा प्राइस के सिचुएशन में वो हो सकता है कि 1 kg ओनली दे विल डिमांड। सेकेंड थिंग, जब प्राइस का जब इसका हार्वेस्ट होता है और प्राइस बहुत कम हो जाता है, मान लीजिए 5 रुपीज kg हो गया, है ना। सो पीपल ऑल्सो बाय इन बल्क क्वांटिटी। लोग जो है 10-20 किलो भी लेकर रख लेते हैं, है ना। सो दिस इज हाउ यू नो the quantity is demanded in response to price. Peas का क्या है, when they are very expensive people buy in lesser quantity and when at the end of the season जब वो बाद में सस्ता हो जाता है, people also use it, buy it in bulk to get it frozen. वो frozen peas भी कर लेते हैं, yes, so that they can use it at the later stage. अब आपने बहुत से memes देखे होंगे, जैसे when onions are at very high price तो अनियन की माला का मीम आ जाता है। लेमन्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, लेमन गेट्स एक्सपेंसिव गर्मियों में, तो वो उस समय उसका मीम आ जाता है। करेक्ट। सो हमने कॉमन मिस्टेक क्या देखी थी यहाँ पर, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट लिखना लोग भूल जाते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड लिखना भूल जाते हैं। हम समझते हैं बेसिकली लॉ क्या होता है इन इकोनॉमिक्स। it is a relationship between economic variables under general condition. मतलब एक सामान्य अवस्था में लोग कैसे बिहेव करते हैं या दो वेरिएबल्स कैसे बिहेव करते हैं। So here in this situation, law of demand, the two variables are price and quantity demanded. Price is our first variable and quantity demanded is in response to this. तो इसलिए हमेशा पहला वेरिएबल जो होगा वो प्राइस होगा और उसके रिस्पॉन्स में हम क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे। सो दीज टू वेरिएबल्स हाउ दे बिहेव, दिस इज द लॉ। यही उस लॉ को दिखाता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे जाएगी। दिस इज द इनवर्स रिलेशन दिस लॉ शोज। अब हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं। इट इज अ वेरी इजी वे to make the graph. So in graph you can see there are two variables as I stated before. दो ही यहाँ पर वेरिएबल होते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। आप किसी भी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर किसी भी वेरिएबल को रख दें, प्राइस को रख दें या क्वांटिटी डिमांडेड को इधर रख दें, इसको इधर, ग्राफ आपका सेम ही बनेगा। सो लेट अस सी। अब हम देखेंगे द इजी वे टू मेक द ग्राफ इज कि आप कभी भी जो नंबर्स लें वो सेम ले लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40। सो स्केल यहाँ पर हमने क्या लिया है, एट अ स्केल ऑफ 10। सो स्केल मतलब जो डिफरेंस है हमारे यहाँ पर प्राइस है तो इट इज अमाउंट इन रुपीज, 10 to 20, so the difference is 10. So it will show the equal difference here. Okay, it is increasing. और ऐसे ही यहाँ पर quantity demanded में भी you keep the same scale. Then you have to match the
मिनिमम टू द मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर ये शो करेगा दैट यू कैन सी हेयर, जो हमारा ये फर्स्ट नंबर है अमाउंट 10 रुपीज मीन्स व्हेन द प्राइस इज लोएस्ट, सबसे कम प्राइस पे सबसे ज्यादा डिमांड होगी। तो यहाँ पर भी आपको फॉर एग्जाम्पल 10 to 70 का स्केल है, सेम हियर यू विल टेक। तो 10 को मिला देंगे हाईएस्ट पे, मतलब जब 10 रुपए प्राइस है किसी चीज का तो उसकी क्वांटिटी केजीज में कितनी है, 70 केजीज। जब प्राइस बढ़ा, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, 20 रुपीज हो गया, डबल हो गया, तो क्वांटिटी कम हो गई, हियर इट इज 60। तो आप देख सकते हैं हियर इट इज गोइंग बैक, ये पीछे की तरफ जा रही है क्वांटिटी और प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। दिस इज हाउ द ग्राफ इज मेड, इट विल लुक लाइक अ लैडर। ये एक सीढ़ी की तरह आपको दिखेगा ऐसे जब ये मैच होगा। जब प्राइस हाईएस्ट है यहाँ पर तो यहाँ वो सबसे कम पे आके मिल जाएगी। सो इट विल बी लाइक अ लैडर, एक सीढ़ी की तरह आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा और आपको उसके पॉइंट्स को मिला देना है। दिस एरो इज डिमांड कर्व, हमारा जो डिमांड कर्व है वो ये एरो है जो कि इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। सो नाउ द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को समझ लेते हैं। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब है अजम्पशंस। सो व्हाइल राइटिंग द आंसर आपको अजम्पशंस जरूर लिखने हैं, अदरवाइज आपका आंसर अधूरा रहेगा। अजम्पशंस का मतलब है ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें प्राइस तो नहीं चेंज हो रहा है प्रोडक्ट का, बट कुछ दूसरी चीजें चेंज हो रही हैं जिसकी वजह से कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस चेंज हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में डिमांड कितनी चेंज हुई। लेकिन ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा, बट उसके बावजूद डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट डिमांड चेंज हो रही। सो लेट्स सी विच दोस फैक्टर्स आर। सो फर्स्ट वन इज कांस्टेंट कंज्यूमर इनकम। यहाँ पर ये शर्त है कि कस्टमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। इफ द इनकम विल चेंज, परचेजिंग पावर विल चेंज। मान लीजिए किसी की इनकम कम हो गई, ठीक है, किसी की जॉब चली गई, कोई भी रीजन है, इनकम कम हो गई, तो क्या होगा, वो जो भी चीज परचेस करते थे अब वो उससे या तो इंफीरियर चीज शायद परचेस करने लगे, है ना, या किसी का प्रमोशन हो गया, इनकम इंक्रीज हो गई, तो वो जो सामान खरीदते थे, मान लीजिए वो एक कार खरीदने की सोच रहे थे, स्मॉल कार, तो अब वो क्या करेंगे, दे में टेक द डिसीजन टू बाय अ बेटर कार, है ना। तो ये क्या हो गया, उन प्राइस कार का यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डिमांड चेंज हो गई कस्टमर की। क्यों? बिकॉज देयर इनकम हैज चेंज। तो ये एजम्पशंस है कि कस्टमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड इज स्टेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कस्टमर का टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई टी पीता था, ठीक है, अब नाउ दे हैव स्विच्ड ऑन टू ग्रीन टी, तो ग्रीन टी पीने लगे, सो देयर टेस्ट हैज बीन चेंज। अब उनको चाय दी भी जाए तो भी वो नहीं पियेंगे। या फिर सपोज चाय का प्राइस चेंज हो जाए, है ना, प्राइस रिड्यूसेस, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए, प्राइस कम हुआ मतलब डिमांड टी की ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज नाउ दे हैव स्विच्ड ऑन टू ग्रीन टी। या जैसे कि पेट्रोल कार के दाम अगर कम हो गए बट पीपल हैव स्विच्ड ऑन टू इलेक्ट्रिक कार्स, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा पेट्रोल कार के दाम कम हो या कुछ भी फर्क पड़े, है। नाउ द थर्ड assumption इज कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो रिलेटेड गुड्स का यहाँ पर क्या मतलब है, रिलेटेड गुड्स मीन्स देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर। कोई ऐसी चीजें होती हैं जो कि साथ में कंज्यूम की जाती, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। तो कार एंड पेट्रोल आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक के बिना दूसरा ना चल पाए। सो इफ द पेट्रोल प्राइसेस विल इंक्रीज, पीपल विल स्टॉप बाइंग द पेट्रोल कार्स, दे में स्विच टू इलेक्ट्रिक कार्स। फिर दूसरा रिलेटेड गुड्स की कैटेगरी में आता है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट मतलब जो एक सामान के बदले में दूसरा सामान यूज किया जा सके, जैसे कि इसमें हमेशा एग्जांपल दिया जाता है टी एंड कॉफी। तो कोई इंसान दोनों चीजें तो नहीं पिएगा, है ना, या तो चाय लेगा या कॉफी लेगा। इवन कोल्ड ड्रिंक भी एक सब्स्टिट्यूट हो सकती है। व्हेन यू गो टू समवन्स होम दे आस्क यू गरम लेंगे या ठंडा, तो गरम लेंगे या ठंडा मीन्स गरम एंड ठंडा आर बोथ द ऑप्शंस फॉर देम टू ऑफर यू। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, आप दोनों तो नहीं लेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जो सब्स्टिट्यूट हो, तो अगर एक का प्राइस जो है चेंज होता है ना, तो दूसरे की उस पर असर आ जाएगा डिमांड पर। इसके लिए एक लेक्चर है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से। इन दैट लेक्चर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर कवर्ड इन डिटेल।
तो आप उसको देखिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। यस, तो अगर सपोज किसी का बर्थडे आ रहा है और बर्थडे जो है 1 महीने बाद है और इस बीच में बजट आ जाता है एंड दे गेट टू नो दैट सपोज उनको कार लेनी थी एंड दे गेट टू नो कि कार के प्राइसेस तो बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, तो वो आज ही बुक कर देंगे, है ना। दे विल पे एंड दे विल से कि मैं उस दिन उठा लूंगा या वो ले लेंगे। सो अगर आपको फ्यूचर पता चल जाता है, देखिए अगर आपको पता चले कि आप घर से जाने वाले हैं और आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, है ना। तो मतलब फ्यूचर चेंज हो जाएगा। फ्यूचर तो कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। तो अगर फ्यूचर के प्राइस पता चल गए तो आप आज अपना डिसीजन, जो डिमांड के बारे में कोई भी डिसीजन आप लेने वाले थे खरीदने का या ना खरीदने का, वो आप डिसीजन चेंज कर देंगे। सो दिस इज एन अजम्पशन कि ये नहीं बदलना चाहिए, वरना इसका स्ट्रेट वे असर आ जाता है डिमांड पर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज एंड कॉम्पोजिशन। मान लीजिए कि कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई, जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर हो गया या फ्लड आ गई, कोई ऐसी चीज हो गई कि जिसकी वजह से कहीं पर बहुत भीड़ बढ़ गई, तो क्या होगा? so many people, the crowd will go to purchase limited things। जो लिमिटेड सामान वहां पे अवेलेबल है वो तो इतना सा है, लेकिन उसको खरीदने वाले बहुत बढ़ गए, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली भीड़ को देखकर बाकी के लोग भी वो सामान खरीदने दौड़ पड़ेंगे कि अरे खत्म ना हो जाए, मैं भी ले लूं। यस, सो मतलब इस भीड़ का या इस कॉम्पोजिशन का, लोगों की भीड़ का, कॉम्पोजिशन का, पॉपुलेशन के साइज का सीधा असर उनके डिसीजन पे पड़ जाएगा, डिमांड के, है ना। वो उस चीज की डिमांड करने लगेंगे, उन्हें शायद नहीं भी चाहिए हो, बट वो खाना खरीद कर रख लेंगे, है ना, कि खत्म ना हो जाए, इस डर से। Next is no change in government policy. So if the government increases or decreases taxes, गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो क्या होता है? गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो टैक्स से हमारे पॉकेट में जो पैसा होता है, ठीक है, जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, दैट बिकम्स इवन मोर और लेस, वो उसके ऊपर असर आ जाता है। डिस्पोजेबल इनकम, जस्ट मोमेंट, यस। तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो घट या बढ़ जाती है। जैसे अगर टैक्स ज्यादा हो गया तो आपके पास डिस्पोजेबल मतलब खर्च करने लायक इनकम कम बचेगी, और अगर टैक्स कम हो गया, टैक्स जो है कम हो गया, तो डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ जाएगी। तो उससे भी लोग जो है चीजों को कम या ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि पैसा होगा तो ज्यादा खर्च करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सो दीज वर द 6 assumptions जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको जरूर लिखने हैं in the answer with law of while explaining law of demand. Thank you. Happy learning.